परछाई ज़ैनब ज़ुल्फ़िकार केस नंबर 2 निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वो बेआवाज़ कदमों से चलती हुई दरवाज़े के करीब आई थी और अंदर झाँका था। वो गहरी नींद में था। वो कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही कि आए अंदर जाए या ना जाए। रात के बाद उसे अब दिल में खौफ सा महसूस हो रहा था। एक दिल किया कि पहले किसी को बुला लाए, लेकिन फिर अपने ही ख्याल को फ़ौरन रद्द कर दिया। कुछ देर वो वहीं खड़ी सोचती रही, फिर अल्लाह अकबर का विर्द करती वो अंदर आ गई। ये उसकी ही ज़िम्मेदारी थी, जो उसे ही निभानी थी। कमरा सारा फैला हुआ था, हर चीज़ तहस-नहस थी। वो जितनी बार भी कमरा समेट के जाती, वापसी पे उसे सब कुछ बिखरा हुआ ही मिलता था। वो गहरी सांस लेती, उसके सारे सूट जो उसने तय करके और इस्त्री करके तार पे लटकाए थे और अब वो कच्ची मिट्टी पर गिरे हुए ख़राब हो चुके थे, वो उठाए। जब वो सब अजीब चिपचिपे और गीले से महसूस हुए, उसने कपड़ों के गोले को अलग किया तो उसके मुंह से चीख निकलते-निकलते रह गई। इसके हाथों पर खून लगा था और अजीब-सी गंदगी जो बहुत बदबूदार थी। वो सारे कपड़े फेंक के अपने हाथ ज़ोर-ज़ोर से झटकने लगी। उसे लगा ये गंदगी इसके वजूद से लिपटती जा रही है। उसे उबकाई सी आने लगी। वो तेज़ी से उठी और हाथ धोने को बाहर जाने लगी। जब सब कुछ एकदम गायब हो गया, अब ना वहाँ खून था, ना गंदगी और ना ही कोई नागवार सी बू। आंखें फाड़-फाड़ के सब कुछ देखती वो हवास बाख्ता सी थी। हालाँकि वो जानती थी कि उसे ज़िच करती है, इसके बावजूद वो हर बार किसी न किसी फ़्रेम में आ जाती थी। उसने अब इसकी जानिब देखा, जो सीधा लेटा बिल्कुल पुरसुकून सो रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके साथ जो कुछ भी होता था, वो सब रात के 12 बजे के बाद होता था। दिन में वो अक्सर सोया या तो फिर खामोश पड़ा रहता। वो इसकी चारपाई के साथ बड़ी मेज़ के पास आने लगी, जहाँ खाने की ट्रे पड़ी थी। रात उसने खाना फिर नहीं खाया था। वो दबे पाँव चलती हुई ट्रे उठाने को झुकी थी। उसके हाथों में लर्ज़िश थी। आज जाने कि उसे बेहद खौफ़ महसूस हो रहा था। हालाँकि अब वो सो रहा था। उसने कँपकँपाते हाथों से ट्रे उठाई थी। वो बिना इसकी जानिब देखे फ़ौरन वापस पलटना चाहती थी, जब एकदम उसकी कलाई किसी के जारहाना शिकंजे में आई थी। बाली, मुझसे डर रही हो? वो एकदम उठ के बैठा था और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मुँह से हल्की सी चीख निकली थी। वो उसे उसके बचपन के नाम से पुकार रहा था। उसने देखा, इसका चेहरा सपाट था और आवाज़ सरगोशीनुमा। ऐसे लगता था जैसे वो नींद में बोल रहा हो। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल सीधा देख रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। उसने एकदम गर्दन उसकी जानिब करके उसे देखा। मेरी तरफ देखो बाली, वो इसे बेतासुर सर्द आवाज़ में बोला था। उसे हैरत हो रही थी कि उसे कभी भी इस नाम से नहीं बुलाता था। क्या मैं तुम्हारा लगता हूँ? वो इससे पूछ रहा था। क्या ये चेहरा वही है? वो अपने चेहरे पर उसका हाथ रखते हुए बोला, जिस पर जगह-जगह ज़ख्मों के निशान थे। क्या ये आँखें? अब वो आँखों पे हाथ रखे हुए था, जिन पे किसी मरे हुए इंसान का गुमान होता था। क्या ये वजूद? वो इसकी आँखों में आँखें गाड़े कोई और ही लगता था। तुम किसकी हिफाज़त कर रही हो? एक लाश की? वो इसे अब मुस्कुराए हुए देख रहा था। मुस्कुराने से इसके होंठों से खून रिसने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल किसी सर्द खाने में सालों से अकड़ी हुई किसी वीरानी लाश के से सूखे, पपड़ी ज़दा स्याह होंठ लग रहे थे, जिनमें मुस्कुराने से दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं। उसे लगा जैसे वो भी किसी सर्द खाने में खड़ी हो। वहाँ सब कुछ बर्फीला था। उसे कँपकँपाहट सी महसूस होना शुरू हो गई थी। वो कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर एकदम ही किसी बेजान मूरत की तरह गिर गया। वो दम घुटते वजूद के साथ सांस खींचती बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम। वो दरवाज़ा खुला देख के हल्की सी दस्तक देता अंदर आया और बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। खाला रुक़ैया सेहन में ही चारपाई डाले बैठी टीवी पे कोई ड्रामा देख रही थी। शाम का ठंडा वक़्त था। बड़े से कच्चे साफ-सुथरे सहन में एक तरतीब से 6-7 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। वो मुस्कुराता हुआ इनके आगे सर करता एक चारपाई पे बैठ गया।
पेडस्टल फैन की घिर घिर की पुरानी आवाज से गर्मियों का खास तासुर पैदा हो रहा था। ना, ये तुम किन चक्करों में पड़े हो? वो उसके बैठते साथ ही उसकी क्लास लेने लगी। वो सर पर हाथ फेरते हंसा था। खाला, कौन से चक्कर? अभी तो कैसा चक्कर कोई चलाया ही नहीं। वो हंसते हुए शरारती अंदाज में बात का रुख किसी और ही जानिब पलट गया। मजाक छोड़ो, तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है? क्यों ऐसी करते हरकतें करते हो अब्बास? वो राबिया कितनी परेशान रहती है तुम्हारे लिए। वो इसे प्यार से डांटते हुए बोली थी। इशारा रात वाली बात की तरफ था। खाला, आप सबका ख्याल है, मगर मगर मैं क्या करता फिर? उस वक्त जो मुनासिब लगा वही किया। वो इन्हें लाड से गले लगाते हुए बोला था। ना बेटा, ये सब ठीक नहीं। जवान जहान हो, खूबसूरत हो, कोई हाथ वाथ लग गया फिर? वो अब भी नाराज थी। मुझे किसका हाथ लगना है भला? वो हैरत से हंसते हुए वहीं सीधा लेट गया। ठंडी ठंडी रली रेशमी कपड़ों के टुकड़ों से हाथ से बनी चादर, ये लेट के सुकून सा मिला था उसे। चुड़ैलें आशिक हो जाती हैं इस तरह के बहादुर मर्दों पे। वो इसे डराते हुए बोली थी। हाय खाला, कोई लड़की ही क्यों नहीं आशिक होती मुझ पे? चुड़ैली रह गई है मेरे लिए। वो मुंह बसूर कर बोलता फिर से उठ के बैठ गया। अल्लाह ना करे कि तेरे लिए कोई चुड़ैल हो। बस इन कामों से दूर रह। वो इसे हल्का सा डांटने के अंदाज में बोली, समझाने लगी थी। मेरी तौबा! वो फौरन दोनों कान पकड़ के बोला तो वो भी हंस दी। अच्छा, खाना खाएगा? इन्हें फौरन ही ख्याल आया। ना, भूख नहीं है। चाय पिला दे किसी के हाथ की। वो इधर-उधर मतलाशी नज़रों से देखता हुआ बोल रहा था। किचन में कोई खटपट नहीं थी। शायद वो अंदर कमरे में थी। अच्छा, नबीना से कहती हूँ। वो कहते साथ ही इसे आवाज़ भी देने लगी तो वो भी सीधा होके बैठ गया। वो गहरी नींद में थी। 2 रातों से एक पल को भी आँख नहीं लगी थी। आज इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तभी वो मुतमईन सी कमरे में आ गई। इरादा कुछ देर आराम करने का था, मगर कमर बिस्तर से लगाते ही वो कब नींद की वादी में उतरी, उसे पता ही नहीं चला। बाली, कोई उसे पुकार रहा था। आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा नहीं हो पाया, मगर उसे नींद में भी बेचैनी सी हुई थी। बाली, आपकी आवाज़ ज़ोर से आई थी। वो उठना चाहती थी, देखना चाहती थी, मगर उसे अपनी आँखों पर बेहद बोझ महसूस हो रहा था। घनी पलकों में ताश बरपा था। बाली, वापस आ जा, आगे ना जा। कोई उसे मोहतात कर रहा था। अब मंज़र वाज़ेह हो रहा था। वो किसी जंगल में थी, गहरा, घना, झाड़ीदार, सूखा जंगल। मगर वो वहाँ क्यों थी? उसे हैरत हो रही थी। वो तो अपने कमरे में थी। वो भाग रही थी, मगर वहाँ कोई रास्ता नहीं था। भागते-भागते वो एकदम रुक गई थी। वो कोई छोटा-सा कच्चा, वीरान, उजाड़ अहाता सा था। टूटी-फूटी ज़मीन और एक ऊँची दीवार थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई इस अहाते में दाखिल हो गई। बाली, वापस आ जा! किसी की चीख-नुमा कुरलाती पुकार पर वो तड़प के पीछे हटी थी। अम्मा! वो अहाते के बाहर इन्हें देख के हैरान हुई थी। वो इसे रोक रही थी, मगर अब इनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। क्या अम्मा ज़िंदा थीं? वो तो मर चुकी थी। तो फिर वो यहाँ कैसे आ गईं? वो उलझन में थी। बाली! वो वापस इनकी तरफ जाना चाहती थी, जब अहाते के अंदर से उसे किसी ने इंतहाई कर्ब और दुःख से पुकारा था। वो झटके से उसकी जानिब मुड़ी थी। वहाँ वो था, बदहाल, बीमार, वीरान। मुझे छोड़ जाओगी? वो आज से पूछ रहा था। उसने देखा, वो जिस्म पर सिर्फ एक सफ़ेद चादर लपटे हुए था, जैसे कफ़न हो। वो बहुत अफ़सरदा था। वो गुम की कैफ़ियत में दरमियान में खड़ी थी। दोनों जानब इसके बेहद प्यारे लोग मौजूद थे। आओ, मेरे पास आओ। वो उसे प्यार से करीब बुला रहा था। बेकान के अंदाज में उसके कदम इस जानिब उठने लगे, जो उसे करीब आते देखकर बिल्कुल अजनबी बन गया था। चें चें चीलों के शोर ने एक वहशत सी पैदा की थी। उसने टहल कर आसमान की जानिब देखा था, जहाँ लातादार चीलें शोर मचाती आसमान पर मंडला रही थीं। मगरिब का वक्त था, मगर अज़ान की आवाज़ नहीं थी। वो खुले आसमान तले अहाते के वसत में खड़ी थी, जब सब कुछ गायब हो गया। अब वहाँ कुछ नहीं था।
अम्मा। उसने बेख्तियार उन्हें पुकारा, मगर अब वो वहाँ नहीं थी। वो लड़खड़ाते कदमों से मज़ीद आगे आई थी, जहाँ बाँध की एक खुरदरी चारपाई पे कोई बिल्कुल चित लेटा हुआ था। इसका दिल कानों में धड़क रहा था। जाने कि उसे लगा जैसे वो इस वजूद को जानती है। वो कोई मैयत थी, जिसमें चीलें शोर मचा रही थीं और एक झुंड की सूरत सिर्फ इसी के इर्द-गिर्द चकरा रही थी। उसने करीब आते कपकपाती उँगलियों से इस पे पड़ी सफ़ेद चादर सरकाई थी और उसे लगा था कि इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर चला जाएगा। वो वहाँ था, वो वहाँ वो था। अम्मा! एक दिलसोज़ चीख के साथ वो इन्हें पुकारती हुई उठ बैठी थी। चाय? वो आँखें मूंदे चुपचाप पड़ा था जब उसकी आवाज़ पे चौंका था। खाला शायद नमाज़ पढ़ने उठ गई थी और उसकी आँख लग गई थी। सुबह से सुस्ती सी छाई हुई थी। शुक्रिया। वो मशकूर होता मुस्कुरा के चाय पकड़कर बैठ गया। कैसी हो? वो उसे वापस पलटते देख के जल्दी से बोला था। जैसे शुरू से थी, वैसे ही। वो अपने असली तीखे लहजे में जवाब देती वहीं दूसरी चारपाई पर बैठ गई। अब्बास ने देखा, पीले रंग के हमरंग फूलों वाली शलवार कमीज पर सफ़ेद फुलकारी दुपट्टा अच्छे से लपेटे वो हमेशा की तरह बिल्कुल सादा मगर बेहद बावकार लग रही थी। मोटी-मोटी घूर से आँखें, लंबे कमर से नीचे तक आते बाल, जिनकी वो हमेशा मोटी सी चुटिया बनाए रखती थी। मुनासिब नाक, गुलाबी होंठ, वो एक आम से नैन नकुश रखती थी, मगर इसकी शख्सियत में एक अलग ही वक़ार, रोब और सहर था, जो इसे सबसे मुनफ़रिद बनाता था। पुरकशिश अपनी जानिब खींचता हुआ सादा-सा चेहरा, वो सबसे अलग थी, तभी से सबसे अच्छी लगती थी। वो चुपचाप चाय की गरम-गरम घूँट भरता, चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था, जब अचानक ही उसने उसे देखा था। चाय बहुत अच्छी बनी है, कितनी अच्छी चाय बनाती हो तुम?" वो इसके अचानक देखने पर गड़बड़ाकर बोला था। जाने इसके ही सामने वो ऐसे क्यों हो जाता था? वो भी इसकी बाकी कज़िन्स की तरह कज़िन ही थी और खाला की बेटी थी, मगर इसने जो अपनी ज़ात के गिर्द एक हिसार बाँध रखा था, वो इस हिसार उसे कुछ भी कहने से रोकता था। "सुगरा ने बनाई है," वो साथ वाली हमसाई का नाम लेते हुए बोली और संजीदगी से उसे देखा जो खसियानी सी हँसी हँसा था। "सुगरा अभी सुगरा भी चाय बना लेती है?" अब कुछ तो कहना ही था। वो इधर-उधर देखने लगा। दिल में हमेशा से ख्वाहिश थी कि कभी वो दोनों अकेले बैठे और अब जब वो दोनों आमने सामने थे, तो इससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। अब्बास! वो सरखुचाता सोच में गुम था जब उसकी पुकार पर चौंक कर उसे देखा, जो आज मामूल से हट के संजीदा थी। जी, वो जी जान से मुतवज्जो था। अपना ख्याल रखा करो। एहसासमंदी अच्छी चीज़ है, मगर खुद से जुड़े रिश्तों का भी ख्याल करो, जिनकी सांस तुम्हारे साथ अटकी हुई है। ये काम ठीक नहीं है। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो धीरे-धीरे समझाती अब इसके बोलने की मुंतज़िर थी, जो किसी बुत की मानंद बस चुप करके सर झुकाए बैठा था। कुछ बोलो भी अब। वो इसके मुसलसल चुप रहने पर झुंझलाई थी। जी, जी, समझ गया। वो गड़बड़ा के बोला था। नबीना, वो सर हिला के उठी थी, जब बेख्तियार वो उसे आवाज़ दे के रुक गया। वो हैरत से पलटी। वो कब इसे नाम से बुलाता था? क्या तुम भी परेशान हुई थी? वो भी उसके साथ ही खड़े होते हुए पूछ रहा था। खड़े होने से एकदम उसके दराज़ कामत नुमायाँ हुई थी। क्यों नहीं? मुझे भी तुम्हारा ख़्याल है, इसलिए तो कहा तुम्हें। वो हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखकर बोली और वो उसके अल्फाज पर ही मर गया था जैसे। वो जा चुकी थी, मगर फिर भी वहीं मौजूद थी। रुकैया और रज़िया 2 ही बहनें थीं। रज़िया के 2 बच्चे थे, बड़ी राबिया और इससे साथ-साथ छोटा अब्बास, जबकि रुकैया को अल्लाह ने 6 बेटियों से नवाज़ा था। बेटा कोई नहीं था, इसलिए इन्हें भी अब्बास बहुत प्यारा था। एक ही जगह रहने की वजह से इसका बचपन इसी घर में गुज़रा था। 4 साल पहले रज़िया के बाजू पर कोई दाना निकला था जो कैंसर बन गया। गाँव में ना तो ऐसा कोई सयाना डॉक्टर था जो ठीक से तशख़ीस कर पाता और ना ही लोगों में इतना शऊर कि वो ये सोच विचार करते। दाने में पस पड़ी तो मोहल्ले के ही किसी नीम हकीम ने पकड़ के टीका लगा दिया, जिसकी वजह से कैंसर फट गया
اور ان کی موقع پر ہی وفات ہو گئی۔ تب رابعہ کی شادی ہو چکی تھی اور عباس 22 سال کا تھا۔ بڑے تھے، تبھی سہ تو گئے، مگر ماں کا دکھ ہر چیز سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور عباس تو تھا بھی رضیہ کے بےحد قریب، اوپر سے لاپرواہ، مگر سبھی جانتے تھے کہ ماں کی کمی ہی اسے رقیہ کے گھر لے آتی ہے، تبھی دن کا آدھا حصہ وہ وہیں گزارتا تھا۔ انہیں بھی ان کے بنا چین ہی کہاں آتا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تو رقیہ خود ہی پیغام دے کے بلوا لیتی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، سانس تھوکنے کی طرح چل رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے گہری سانس لی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، جانے وہ کیسے اتنا سو گئی تھی۔ اس نے بے دم ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکائی تھی۔ خواب کا اثر ابھی تک تھا۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا جہاں کمرے کی چھت تھی۔ اس کی کیفیت بے حد عجیب تھی۔ وہ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ دہشت اور خوف سے اس کا دل الٹنے لگا تھا۔ اسے اکثر ہی ایسے خواب آتے تھے جو طبیعت کو اور بھی بوجھل کر دیتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اندازے سے چلتی سوئچ بورڈ تک آئی تھی اور گریس اور مٹی سے بھرے بد رنگی لکڑی کے بورڈ پہ لگے کالے رنگ کے پرانے بٹن کو نیچے کی طرف کیا تھا، جو ٹچ کی زوردار آواز سے نیچے ہوا تھا، اور 60 واٹ کے پیلے بلب کی روشنی نے ہر شے کو حتی الامکان واضح کر دیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر برآمدے میں آئی تھی۔ وہاں بھی اندھیرا تھا، مغرب کا وقت نکل چکا تھا۔ اس نے ایک بلب وہاں بھی جلایا اور صحن کی طرف دیکھا۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں پلر کے ساتھ کھڑی چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر چپل گھسیٹتی اس طرف جانے لگی۔ کوثر، کتنی بار کہا ہے چپل گھسیٹ کے نہ چلا کرو، نحوست ہوتی ہے۔ اسے خود ہی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے چونک کے دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک جامد خاموشی، اور اس خاموشی میں گونجتی وحشت۔ اسے لگا گاؤں میں اب صرف اس کا ہی گھر رہ گیا ہے۔ وہ ویسے ہی چلتی ہوئی بیٹھک کے دروازے تک آئی تھی اور اندر جھانکا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرف صرف اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی دینا مشکل تھا۔ سامنے پڑے نواڑی پلنگ خالی تھا۔ اس نے جلدی سے بلب جلایا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی حواس باختہ سی تھی۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو خود سے چل نہیں سکتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کا خواب حقیقت بننے والا تھا؟ وہ باہر بھاگتی ہوئی آئی۔ غسل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کیا وہ اسے لے گئی؟ یہ سوچے اس کے لیے روح افزا تھی۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، وہاں صرف اندھیرا تھا۔ آنسو قطار کی صورت اس کے گال سے لڑکتے ہوئے ٹپ ٹپ گریبان میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جس حالت میں بھی تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا نہیں تھا، وہ تو اس کی تھی۔ وہ اسے پہچانتا نہیں تھا، وہ تو اسے پہچانتی تھی۔ کھلے آسمان تلے رات کے وقت وہ بے آواز آنسوؤں کے ساتھ صرف رو رہی تھی۔ کافی دیر رک چکنے کے بعد وہ واپس بیٹھک میں جانے لگی جب اسے عجیب و غریب سی آوازیں آئی تھیں۔ وہ ایک دم رک گئی اور آواز کی نوعیت اور سمت کا تعین کیا، جو کافی اونچی تھی۔ آواز میں لذت تھی، جیسے کوئی انتہائی رغبت سے کچھ کھا رہا تھا۔ وہ گھر کے پچھلی دروازے کی جانب گئی، مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ الٹے قدموں پھر سے واپس آتی وہ ایک دم رک گئی۔ آواز بھینسوں والے باڑے سے آ رہی تھی۔ وہاں کون تھا؟ وہ دل میں سوچتی اس طرف آ گئی۔ پہلے کبھی یہاں ان کی ساہیوالی 2 بھینسیں ہوتی تھی، پھر اماں کی وفات کے بعد سنبھالنا مشکل تھا، اس لیے بیچ دی، مگر باڑا ویسے ہی رہ گیا۔ وہاں بعد میں اس نے کچھ بکریاں اور مرغیاں رکھ لی تھی۔ وہ باڑے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ عباس بھائی؟ وہ جیسے ہی زمینوں سے واپس آیا تو عمران اسے بلانے آ گیا۔ اس نے شیشے میں ہی اسے بھویں اچکا کر دیکھا تھا۔ آپ کو نانی بلا رہی ہیں، وہ کہتا ہوا واپس بھاگ گیا۔ خالہ بلا رہی ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ دل میں سوچتا ہوا جلدی جلدی کنگھی کرنے لگا۔ عمران صالحہ آپا کا بیٹا تھا، خالہ کی دوسرے نمبر کی بیٹی۔ صالحہ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی میں سے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد خالہ نے فوراً ہی اچھا رشتہ ملتے ہی دوسری شادی کر دی۔ بچے پہلے تو خالہ کی طرف عارضی طور پر رہے، جن کو اس وقت نویدہ نے ہی سنبھالا تھا۔
بعد میں صالحہ آپا خود بھی کچھ لاپرواہ ہو گئی اور بچے بھی تب تک نبیلہ سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اسے ہی ماں کا درجہ دے دیا۔ نبیلہ چوتھے نمبر پر آتی تھی۔ پہلی دن صالحہ آپا، ممتاز اور نیلوفر کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ جب نبیلہ کی باری آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خالہ اس کی ضد کے آگے چپ ہو گئی۔ پھر بعد کی دو کی بھی شادیاں ہو گئی، مگر وہ پھر بھی جانے کیوں شادی سے انکاری تھی۔ وہ تو دل میں مطمئن تھا کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو۔ اسے تو بس وہ اپنے حوالے سے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ جانے کب وہ دل کو اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ اب دل چاہتا تھا اسے بھی وہ اچھا لگے، مگر ایسے امکان نظر نہیں آتے تھے۔ بڑی اکھڑ مزاج اور اصول پسند تھی وہ۔ راجپوتوں کا خون جوش مارتا تھا۔ وہ اس کا سوچتے سوچتے ہنس پڑا تھا۔ اوکھلی میں منہ دیا، اب اولوں سے کیا ڈرنا۔ سوچ رہا تھا کہ خالہ سے بات کرے، پر خالہ سے تو اطمینان تھا۔ ڈر تو اس کا تھا جو مزاج ہی انوکھا رکھتی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، راجپوت عورتیں وفادار تو بڑی ہوتی ہیں، پر اصول بھی ان کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ وہ دل میں اسے ہی سوچتا ہوا باہر آ گیا۔ گھڑ گھڑ کی زنگ آلود آواز کے ساتھ لکڑی کا بوسیدہ چھوٹا سا دروازہ رک رک کے کھلنے لگا۔ کچی مٹی پہ اگی سوکھی گھاس جگہ جگہ اگی ہوئی تھی۔ وہاں ایک طرف بھینسوں کے چارہ اور پانی کے لیے سیمنٹ کے پکے بلاک بنے ہوئے تھے جو اب بالکل خالی اور سوکھے تھے۔ دوسری طرف اس نے ایک درمیانی جگہ رکھ کے وہاں دیسی مرغیاں رکھی ہوئی تھیں اور اس کے چہار جانب لوہے کا اونچا جنگلہ لگوایا تھا تاکہ بلی نہ اندر گھس آئے اور مرغیاں آرام سے گھومے پھرے۔ اندر قدم رکھتے سب سے پہلی نگاہ اس کی بکریوں پہ پڑی جو کافی گھبرائی ہوئی تھیں اور بے چینی سے ادھر ادھر چونک کے دیکھتی، چوکنا سے تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئی۔ اپنا گھر تھا، اس لیے خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ دل تو بس اس کی فکر میں ڈوب رہا تھا۔ کچے خون کی تیز باز نے باڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا دل الٹنے لگا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے جنگلے کی طرف گئی تھی جب ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلا سامنا اس دشمن جہاں سے ہوا جو اس کے دل کے حال سے مکمل بے خبر تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے چکن کے سادہ سوٹ پہ ہم رکھ ریب کے دوپٹے کی بکل مارے، آنکھوں میں کاجل ڈالے کہیں جانے کو تیار نظر آئی۔ السلام علیکم۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بالکل قریب جا کے رکا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں رہ گئے تھے؟ کتنی دیر پہلے بلوایا تھا؟ وہ تیوری پر برن لالے ہاتھ پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی پوری تیاری میں اور کچھ ہو نہ ہو، گھڑی لازمی شامل ہوتی تھی۔ عباس کو لگتا تھا شاید وہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی اپنا ہر کام سر انجام دیتی تھی۔ 10 منٹ لیٹ؟ وہ شرارتی انداز میں اس کی گھڑی میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، خالہ نے بلوایا کیوں تھا؟ وہ اس کے لاکھ سنجیدہ رہنے کے باوجود اسی محبت اور مان سے اس سے بولتا رہتا تھا جیسے ان دونوں میں جانے کتنی گہری دوستی ہو۔ میں نے کہا تھا۔ وہ اپنا پرس اٹھاتے عمران اور عدنان کو چلنے کا اشارہ کرتے بولی۔ تم نے؟ وہ بھی ساتھ چلتے حیران ہوا۔ ہاں، ان دونوں کا اسکول میں داخلہ کروانا ہے۔ وہ تمہارے دوست کا جو اسکول ہے اس میں کروا دو کیونکہ اور کوئی دخل نہیں کر رہا، کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اس لیے چھوٹی جماعت میں نہیں بٹھا سکتے۔ وہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو میں کروا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سر ہلاتے ساتھ ہی چلتے باہر آ گیا۔ چلو بچوں تیار ہو جاؤ پڑھنے کے لیے، وہ دونوں کے سر سہلاتے ہوئے بولا جو اس اقدام سے بالکل خوش نہیں تھے۔ ان سے فارغ ہو کر مجھے آپا کی طرف چھوڑ دو گے؟ شمع کو لے گئی تھی کل آپا، اب لینے جانا ہے۔ وہ پیدل ہی اس کے ساتھ چلتی پکی سڑک پر آ گئی۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا۔ جی جی چھوڑ دوں گا، وہ بلیوں اچھلتے دل کے ساتھ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا۔ آج کا دن سب سے خوبصورت تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسلسل مسکرا رہا ہے۔ اس کی 25 کے قریب دیسی مرغیاں بے دردی سے مری اور ادھ مری تڑپ رہی تھیں۔ یہ ان کے ہی خون کی بوت تھی۔ وہ بھی صدمے سے نہیں انہیں دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اس پہ پڑی جو کچھ فاصلے پر ایک کونے میں اس کی طرف پشت کیے پیروں کے بل بیٹھا، سر جھکائے ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ وہ بے انتہا ڈر گئی۔ ایسا اس نے پہلی بار کیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ واپس پلٹ جائے کیونکہ اس پر وہ جو سوچ رہی تھی
उसे वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। वो आहिस्तगी से पीछे की तरफ कदम हटाने लगी। आज उसे वाक़ई उससे खौफ़ महसूस हुआ। पीछे हटते अचानक सूखी पीली घास की हल्की सी चुरमुराहट पर वो हिलता वजूद एकदम साकित हुआ था और इसका दिल भी इस पल जैसे रुक गया था। वो दम साधे वहीं खड़ी उसे देख रही थी, जो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ा था और उसे लगा था जैसे इसके सामने कोई हैवान खड़ा हो। वो इस पर वो नहीं कोई और था। कच्चा गोश्त इसके हाथ और मुंह में था। गरम, सुर्ख, ताज़ा खून होंठों से बहता हुआ गर्दन तक जा रहा था। आंखों में एक चमक के साथ अजीब सी सिफाकियत थी। सफेद सूट पे सुर्खी अपना रास्ता बनाती तेजी से बह रही थी। उसे वो इस पल वहशी दरिंदा लगा था। वो इतनी खौफज़दा थी कि उस वक्त उसमें हिलने की सकत नहीं रही थी। वो उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ दरिंदगी थी। उसे लगा जैसे आज वो इस पे झपट पड़ेगा। एकदम उसे जोर की उबकाई आई थी। वो मुंह पर हाथ रखते भागते हुए बाड़ी से निकलकर घर से ही निकल गई। ना उसे जूतों का ख्याल रहा, ना दुपट्टे का, ना वक्त का। वो बस भागती जा रही थी और आंसू एक तवातर से बहते जा रहे थे। वो रो रही थी क्योंकि आज उसे अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस हुई थी। वो जान गई थी कि अब वो इसका नहीं था, वो कोई और था। वो अपनी मोहब्बत में किसी की नफरत के साथ रह रही थी। उसने बेदर्दी से आंखें साफ करते इधर-उधर देखा। वो बहुत दूर निकल आई थी। हाँ, शायद वो वाक़ई बहुत दूर निकल आई थी। कैसे हैं आबद भाई आप? रुकैया ने उसके आगे ठंडा लस्सी का ग्लास भर के रखा था और खुद उनके सामने ही मूड़े पर टिक गई। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ अब बच्चियाँ कैसी हैं? नबीला किधर है? वो मुस्कुराते हुए बोले थे। रुकैया इनसे काफ़ी छोटी थी, तभी वो इसे नाम से ही बुलाते थे। नबीला बच्चों को स्कूल से लेने गई है, आती ही होगी। राबिया कैसी है? आई नहीं काफ़ी दिन से। वो भी मुस्कुराती हुई हाल अहवाल पूछने लगी। हाँ, वो भी खुश है। नबीला बच्चों के साथ लगी रहती है। काफ़ी मानूस है दोनों से। वो आरामदेह अंदाज में बैठते हुए बोले थे। हाँ, बस इनको शुरू से ही इसने जो सँभाला है, अब इन्हीं के साथ लगी हुई। पर अब मुझे फ़िक्र भी है, शायद क्योंकि शादी भी करनी है इसकी। वो कुछ फ़िक्रमंद भी थी। हाँ, यही मैं कहने वाला था, बल्कि इसी सिलसिले में आ जाना भी हुआ। वो बात को इसे जाने मुड़ता देख के फ़ौरन बोले थे। जी, जी, बोलें आबिद भाई। वो मुतवज्जो हो गई थी। मेरे ख़्याल से अब नबीला को भी सोचना चाहिए। अब इसकी बारी बनती है। वो गला खंखार के बोले थे। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ आबिद भाई, मगर वो नहीं मानती। वो बेबसी से बोली थी। बच्चों के साथ दिल लगाए बैठी है। हाँ, तो इसमें कोई मसला नहीं। हम खुद भी बच्चे बहुत प्यारे हैं। वो फ़ौरन ही हम ख़याल हुए। वो उलझन से उन्हें देखने लगी। अब्बास तुम्हारे हाथों में पला है, तुम्हारा भांजा है। मैं चाहता हूँ अपनी नबीना का जोड़ बन जाए। बिलाखिर वो दिल की बात ज़ुबान तक ले ही आए थे। जानते थे कि अब्बास के दिल में क्या है। आबिद भाई, वो खुशी से कुछ बोल ही नहीं पाए। अब्बास तो मेरे दिल का टुकड़ा है आबिद भाई। नबीना के लिए इससे अच्छा कोई जोड़ ही नहीं हो सकता। मेरी तरफ से हाँ है। वो एक पल साया किए बिना बोली थी। तो बस फिर मुंह मीठा करवाएं। रबिया को भी बुलवा लेता हूँ और जुम्मे के मुबारक दिन में बाकायदा रस्म कर लेते हैं। वो भी खुश होते हुए अपना प्रोग्राम पर बताने लगे थे। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें, मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ। वो खिले खिले चेहरे के साथ कहती फौरन बाहर आ गई। वो छत पे चारपाई डाले अकेला चित-लेटा तारों भरा आसमान देखते किसी और ही जहान में मौजूद था। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट, आंखों में अनोखी चमक। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बचपन की मोहब्बत यूं तोहफे की तो सूरत में उसे अचानक ही मिल जाएगी। अब्बू ने न जाने कब इसके दिल का राज पा लिया था। उसे इन पर बेइंतहा प्यार आया था, जिन्होंने आज उसे सबसे खूबसूरत सरप्राइज दिया था। हाँ, वो इससे बचपन से ही मोहब्बत करता था। जब वो सिर्फ 11 साल का था, तब से ही वो इसे अच्छी लगती थी। जब वो मोहब्बत के मायने नहीं जानता था, बस दिल खाला की तरफ आने को करता था, जहाँ वो सब थी। मगर इन सब में उसे तो वो बस वही नज़र आती थी, जो सबसे अलग थी। नफीस तबीयत की मालिक और असूलों की पक्की। खेल भी असूल के मुताबिक खेलती थी और वो इसके असूलों से बंधा मोहब्बत भी इसी अंदाज में करने लगा था।
ना बता पाया, ना जता पाया, मगर कभी-कभी उसे लगता था जैसे वो जानती हो इसके दिल का राज़। और कभी-कभी उसे भी इन आँखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई देती थी। मगर जो भी था, उसे बहुत जल्द वो इसके पास आने वाली थी और तब वो उसे बताना चाहता था कि वो खलंडरा और लापरवाह सा इंसान उसकी कितनी परवाह करता है। वो मुस्कुराते हुए आँखें बंद करके एक बाजू मोड़ के सर के नीचे रखे करवट बदल गया। आसमान पर तारे एक-एक करके मद्धम होते गए। वो न जाने कितनी ही देर वहीं खेतों के दरमियान अकेली खड़ी रोती रही थी। फिर अचानक उसे उसका ख़्याल आया और वो झटके से वापस मुड़ी। उसे ये जंग खुद ही लड़नी थी। उसे इस हाल में यूँ तन्हा छोड़ के नहीं जा सकती थी। जानती थी वो उसे डराना चाहती है, मगर वो पीछे नहीं हटेगी। अब मौत ही इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकती थी। वो दिल में पुख्ता इरादा किए वापस चल पड़ी। अब इसे ना खौफ था, ना दुःख। रास्ता तेज़ी से तय होता उसे घर के करीब ले आया था। एक गहरी सांस हवा के स्फुर करते उसने अंदर कदम रखा था। सामने ही बैठक थी। कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें दी। वो जैसे ही अंदर आए सामने ही वो थका-थका, कमज़ोर सा निगाह जैसे दरवाजे पर ही टकाए हुआ था। इसे देखते ही वो फ़ौरन बोला। वो वहीं दरवाजे से लगी चुपचाप इसे देखती रही, जो कभी बेइंतहा खूबसूरत था। ऊँचा लंबा, चौड़े शाने, चमकती पेशानी, घनी दाढ़ी, गुलाबी होंठ, गालों पे जवानी की लाली। वो वाक़ई एक खूबसूरत नौजवान था। अब उसे देखकर लगता था जैसे सदियों से बीमार कोई बूढ़ा निढाल वजूद किसी की मोहब्बत की डोर से बंधा जिंदगी की सांसें खींच रहा हो। थक गई हो ना आप? वो उसे वहीं जमे देखकर यासीर से बोला था। वो इसकी बात पर ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी, लेकिन इस मुस्कुराहट में भी उदासी थी। आंखों में पानी आता जा रहा था, इतना कि इसका चेहरा भी धुंधलाने लगा था। ये सब क्यों था? वो दोनों आम जिंदगी क्यों नहीं गुजार पाए थे? वो दिल में सोचती इसके करीब आ गई और उसे देखा जो चेहरे पर मोहब्बत के हजार रंग लिए उसे ही देख रहा था। वही मोहब्बत, वही वालहानापन, वही इज्जत, वही चाहत। जब वो नहीं होती थी तब वो होता था, सिर्फ इसी का। मैं तुमसे कभी नहीं थक सकती। वो रुक रुक के बोलते बेख्तियार उसके गले लगी थी, जैसे उसे तसल्ली चाह रही हो। वो हैरान सा इसका सर थपकने लगा, जो बेहद हौसलामंद और बहादुर थी। वाली, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो प्यार से उसे तसल्ली दे रहा था। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम भी और फिर मैं भी। वो उसकी तसल्ली देने पर वाक़ई मुतमईन हो गई थी। अपने महरम और साहिबान का होना वाक़ई किसी नेमत से कम नहीं था, चाहे वो जिस हाल में भी हो। ये कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तब्दील करवा दो। वो उठने लगी तो वो बेबसी से बोला था। कैसे हुए? वह इसके कीचड़ में लथपथ मुँह आलूद कपड़ों को देखते अनजान बन के बोली थी, वरना कुछ देर पहले का वो दिलखराश वाक़या उसकी आंखों में नक्श हो गया था। वो कर गई होगी, तुम नहीं थी ना तभी। तुमसे डरती जो है, वो उसे देखते लतीफ़ से अंदाज में बोला था। वो साफ आंसू साफ करते हुए हँस दी। मैं और लेकर आती हूँ। वो इसके हाथ थपथपाते हुए बोली थी। वो इसका था और इसका ही रहना था। जब तक इसका दिल इसके नाम पे धड़कता था, तब तक कोई चीज़ उसे उससे जुदा नहीं कर सकती थी। वो दिल में सोचते फिर से हिम्मत बांधने लगी थी।